यस, अभी बच्चे वॉइस आ रही होगी आप सभी के सामने, जस्ट एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। ओके, चलिए भाई। तो आज बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए जो यूनिट नंबर 5 है हमारी, आप सभी जानते हो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आज हमें करने हैं। अभी तक हमने संसारम एप्लीकेशन पे जो आप सभी के सामने बैच चल रहा है, उस बैच के अंदर यूनिट 5 अपनी कंसेप्चुअली कंप्लीट करी है। यूनिट कंप्लीट होने के बाद आज इसके हम लोग करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। इससे पहले 4 यूनिट जो हमारी उनके एमसीक्यू हम कर चुके थे, ये 5वीं यूनिट हमारी है, इसके भी आज एमसीक्यू हम कर रहे हैं। तो बैच के अंदर यूनिट पूरी हो चुकी है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया कि भाई जो मेटाजोआ की उत्पत्ति है ना, उसका कौन सा सिद्धांत आपको ये कहता है कि एक कोशिकीय जीवों की कॉलोनियों से उनका विकास हुआ है। देखो, आप अलग अलग प्रकार के थ्योरियां पढ़ी आपने, जिसने हमारे एनिमल्स को क्लासिफाई भी किया। और एक सबसे सिंपल जो सबसे पहले सिद्धांत था, उसने कहा था भाई कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनको प्रोटोजोआ नाम दिया। और बोला भाई कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, थोड़े से ग्रोथ वाले होते हैं, डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हमने मेटाजोआ नाम दिया। तो बोला कि मेटाजोआ की उत्पत्ति कहां से हुई। तो एक थ्योरी आई थी, उस थ्योरी ने आपको कहा था कि मेटाजोआ की उत्पत्ति कैसे हुई भाई। बोला सबसे पहले तो प्रोटोजोआ बने जो आपके यूनिसेलुलर हैं, जो आपके एक कोशिकीय जीवन सबसे सिंपल जीव हैं। फिर उन जीवों ने कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी। कॉलोनियां बना करके उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक कोशिकीय जीवों ने मिल करके और फिर आगे चल के कॉम्प्लेक्स जीव यानी कि बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण शुरू किया। तो ये जो कॉलोनियल थ्योरी आई थी बच्चे, इसी ने आपको ऐसा सुझाव दिया था, वही आपसे पूछा है। और आंसर भी कौन सा हो जाएगा सर, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीना पपीता, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। ओके सर, ये अब इसके विषय में ये पूरी थ्योरी यहां पर लिखी हुई है। जिस बच्चे ने कंसेप्ट नहीं भी पढ़े हैं तो एमसीक्यू के माध्यम से डेफिनेटली वो सीख सकता है। पूरी एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने है मेरे भाई। ओके सर, फिर आ जाओ दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, शूडोसिलोमेट जंतुओं में जो कैविटी होती है, देह गुहा होती है, किस प्रकार से आपकी लाइंड होती है, पंक्तिबद्ध होती है, मतलब कहां पे होती है वो। देखो यार, एक बात समझो आप लोग, हमने सिलोम के आधार पे, सिलोम किसी भी जीव के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, उसके आधार पे 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। एक सिलोमेट पढ़ा था हमने, एक असिलोमेट पढ़ा था, और एक शूडोसिलोमेट पढ़ा था। 3 प्रकार के पढ़े थे। इसने बोला कि जो शूडोसिलोमेट है ना, जिसके अंदर सिलोम है तो सही, लेकिन जब एम्ब्रायोनिक कंडीशन में वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, कम विकसित होती है, तो शूडोसिलोमेट हमने कहा था। तो इसने कहा कि जो शूडोसिलोमेट है ना, उसके अंदर जो कैविटी होती है यानी जो सिलोम होती है, वो कहाँ पे होती है, पूरी तरह से मीजोडर्म से घिरी होती है, पूरी तरह से एंडोडर्म से घिरी होती है, या आंशिक रूप से मीजोडर्म और आंशिक रूप से एंडोडर्म से घिरी होती है, या एक्टोडर्म और मीजोडर्म से घिरी होती है। देखो भाई, मीजोडर्म तो लगभग हर बच्चे को याद ही होगा आप सभी को कि सर मीजोडर्म तो आंसर था, मीजोडर्म से संबंध तो सबका था। शूडोसिलोमेट की बात करें तो वहां पर आपका मीजोडर्म, वहां पे आपका मीजोडर्म, ये देख लीजिए यहां पर, ये रहा, आंशिक रूप से मीजोडर्म से घिरी होती है बच्चे, और आंशिक रूप से एंडोडर्म से घिरी होती है। ये आपका सही जवाब आ जाएगा। जहां भी आपके पास सिलोम का जिक्र आए, मीजोड्रम का पक्का जिक्र आना है। और जहां पर शूडोसिलोमेट है, उनके अंदर आंशिक रूप से मीजोड्रम से और आंशिक रूप से एंडोड्रम, मतलब एंडोड्रम और मीजोड्रम के बीच में आपको पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है। जो शूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, उनमें पाई जाने वाली जो सिलोम है, वो झूठी या कूट या कूट देहगुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान पूरी तरह से मीजोड्रम से नहीं घिरी होती। ये एक्चुअल में, रियलिटी में, जो आपका एम्ब्रायोनिक ब्लास्टोसील है ना, उसी का अवशेष है। इसमें मीजोड्रम केवल शरीर की दीवार की ओर एक परत के रूप में मौजूद होता है, जबकि जो हमारी आहार नाल की ओर एंडोडर्म जो है ना, सीधे सीधे इस गुहा के संपर्क में रहता है। तो इसलिए हम लोग ऐसा जवाब देंगे। चलिए सर, तीसरे क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए बच्चे, क्या आपको कह रहा, यहां बोला प्रोटोस्टोमिया जंतुओं में ब्लास्टोपोर किस संरचना में विकसित होता है। दो टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, दो टर्म्स जिनका जिक्र आपको करना है। एक बच्चे एक तो आपके पास है प्रोस्टोमिया, एक तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपके एनिमल्स के बारे में बोला है, और एक है बच्चे ब्लास्टोपोर। पहले इन दोनों का मीनिंग आप निकाल लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यस,
जस्ट सेकंड बच्चे। चलिए भाई, हम थर्ड क्वेश्चन पे थे। मैंने कहा आपको प्रोटोस्टोमिया जंतुओं में ब्लास्टोपोर किस संरचना में विकसित होता है। देखो, इसके लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा भाई, दोनों टर्म्स देखिए। जो भ्रूणीय विकास हमारे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है, उसके दौरान गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें बनने वाली जो प्रारंभिक जो आपकी संरचना होती है, उसको ब्लास्टोपोर कहा जाता है। और जो आपके प्रोटोस्टोमिया, ये जंतु जो है ना, ये ग्रुप है एनिमल्स का, जैसा कि नाम में स्पष्ट है, प्रोटो का मतलब प्रथम, स्टोमा का मतलब मुख, यानी ये ब्लास्टोपोर विकसित होकर जीव के मुख का निर्माण करता है। और इस समूह के अंतर्गत एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का जैसे प्रमुख आपके फाइलम आते हैं। इनमें आपकी क्लीवेज आमतौर पर स्पाइरल और निर्धारित होता है, और ये आपका विकासात्मक विशेषता जंतुओं को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित करने का प्रमुख आधार है, जो ये दर्शाता है कि इन जंतुओं की पाचन प्रणाली का विकास इकाइनोडर्म और कॉर्डेट से भिन्न तरीके से हुआ है। समझ में आई बात? वही कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा है। और यहां पर ब्लास्टोपोर समझ में आया, आपको प्रोटोस्टोमिया जो इस कैटेगरी के एनिमल्स हैं, इसके अंदर किस प्रकार से विकास होता है, और ये ब्लास्टोपोर जो है, इससे कौन सा ऑर्गन बनता है? इससे बनता है माउथ, यानी मुख बच्चे बनता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सर? ये बी वाला आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सी एनीमोन, याद करिए, बताइए कौन से फाइलम में बताया था मैंने आपको? बताओ। हाइड्रा, कोरल, सी एनीमोन, पोरपिटा, ओबेलिया, ओरेलिया, ये सारे मैंने आप सभी को बताए थे। और किस कैटेगरी में बताए थे बच्चे? ये आपको बताए गए थे सिलेंट्रेटा, या जिनको निडेरिया हम लोग कहते हैं। इसमें बोला किस विधि से धीमी गति से स्थान परिवर्तन करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मूवमेंट किस प्रकार से करता है। याद करो, कई प्रकार के मोशन के तरीके बताए गए थे आप सभी को। बताओ, चारों में से आंसर तो याद आ रहा होगा। तो बिल्कुल बच्चे, आप सभी ने पढ़ा था यहाँ पर जो डिस्क वाला, जो जहां पर इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट बहुत कम होता है, तो डिस्क वाला जो आप देखना ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन। समुद्री एनीमोन को आमतौर पर एक स्थान पर स्थिर रहने वाला यानी सिसाइल जीव माना जाता है, लेकिन पूरी तरह से गतिहीन नहीं होते। अपने आधार डिस्क, बसल डिस्क या पेडल डिस्क बोलते हैं, उसकी सहायता से समुद्र के तल पे अत्यंत धीमी गति से रेंग रेंग के चल सकते हैं। तो आंसर कौन सा होएगा बच्चे? ये देखिए, आपका आधार डिस्क का उपयोग करके क्राउल करते हैं, रेंग के चलते हैं। फिर है सर, एनेलिडा में शरीर की जो पेशियां हैं, उनके लगातार संकुचन से किस प्रकार की गति उत्पन्न होती है। अब एनेलिडा के अंदर
गति कैसे होती है, मोशन कैसे होता है बच्चे? एनेलिडा के अंदर मोशन होता है मसल्स के द्वारा, पेशियों के द्वारा। जो पेशियां होती हैं उनका रिदमिक, रिदम में, लयबद्ध एक क्रम में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि वो गति करते हैं। तो ये मोशन कौन सा होगा? यानी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो आपका मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का नाम क्या होता है? तो डेफिनेटली मेरे भाई उसको हमारे द्वारा क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं सर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। जो शूडोपोडिया से चलते हैं उसको अमोबॉइड मूवमेंट कहते हैं। सीलिया के द्वारा जो मूवमेंट होता है उसको सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। फ्लैजिला के द्वारा जो मूवमेंट होता है उसको फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। और ये मेरे भाई आपको जो मैंने बताया, इसमें कौन कौन आते हैं एनेलिडा में? जैसे केंचुआ हो गया, अर्थवॉरम या लीच यानी जोंक हो गया, ये सब इसमें आते हैं। छठा क्वेश्चन फिर से है बच्चे, सिलेंट्रेटा यानी डेरिया के विषय में। उनमें पाचन किस प्रकार का होता है सिलेंट्रेटा के अंदर? बताइए, सिलेंट्रेटा के अंदर डाइजेशन या पाचन की प्रोसेस मेरे भाई किस प्रकार की होती है? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं। पाचन के विषय में आपने पढ़ा था, सिलेंट्रेट्स के विषय में अलग से स्पेशली हमने यूनिट जब डिस्कस करी थी। अब आप देखो, कोशिश करो एक बार कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी आइडिया आ जाए तो बात हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो देखो भाई, इनके अंदर होता है सर अंतः कोशिकीय पाचन भी और बाह्य कोशिकीय पाचन भी। ठीक है, चलिए ये सोन प्रभा करें सर, आप 6 यूनिट बता दीजिए जिन्हें अच्छे से तैयार कर लें प्लीज सर। तो मुझे क्या बतानी बेटा, वो तो आपका सिलेबस है आपके पास में, एप्लीकेशन पे भी डाला है, और आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास अगली यूनिटें भी आपके पास डेफिनेटली होंगी। तो मुझसे क्या पूछना बेटा, आपके पास सिलेबस नहीं है क्या अभी तक? सिलेबस में दी गई है अगली यूनिट, आप करिए तैयार अगर आपको ऐसा लगता है तो, है ना। हमारी तो अगली छठी यूनिट स्टार्ट हो ही रही है, उसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में करना है हमें। वो पूरे डिटेल में आपको थोड़ी ज्यादा रहेगी, इन सब यूनिटों से बड़ी है। ठीक है, तो आप मुझे मैं समझ नहीं पाया आपकी बातें। आप कह रहे हो कि सर आप 6 यूनिट बता दीजिए जिन्हें अच्छे से तैयार कर लें प्लीज सर जी। तो मैं समझ नहीं पाया भाई क्या कह रहे हो आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको ये नहीं पता होगा उसकी छठी यूनिट कौन सी है। सबके पास अपना ऑफिशियल सिलेबस है, नहीं भी है तो अपनी संसारम एप्लीकेशन पे सिलेबस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपका सिलेबस डला हुआ कभी से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? यस, पाचन किस प्रकार का होता है? मैंने बताया था आपको बाह्य कोशिकीय और अंतः कोशिकीय, मतलब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा भी। देखो सिलेंट्रेटा जो संघ है ना, इसके जंतुओं जैसे कि हाइड्रा हो गया, इसमें पाचन की प्रक्रिया अत्यंत विशिष्ट होती है क्योंकि 2 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले तो पकड़ा गया जो शिकार है ना, उसका पाचन जो आपका ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है उसमें होता है, जहां पे एंजाइमों के द्वारा भोजन का आंशिक अपघटन किया जाता है। इसको कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। इसके पश्चात आंशिक रूप से पचे हुए भोजन के कणों को फिर एंडोडर्मल जो सेल होती है ना, उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है, अंदर की कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जहां पे कोशिकाओं के भीतर जो आपकी फूड वैक्यूल्स होती हैं वहां पे पाचन की क्रिया संपन्न होती है। और ये यहाँ पे कोशिका के अंदर हो गया, यानी कोशिका के अंदर भी होता है, कोशिका के बाहर भी होता है। ठीक है भाई, 2 जगह पे पाचन होता है, इसलिए हम लोग इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों ही नाम से इसको जानेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। अब है सर सी और चिन के विषय में। सी और चिन में भोजन को चबाने के लिए जबड़े जैसी संरचना होती है, क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सभी से चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सभी से चाहिए मेरे भाई। याद करो, ये बताए थे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और ये बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं सर, ऑर्गेन्स पाए जाते हैं भोजन को काटने चबाने वगैरह के लिए, ग्राइंडिंग यानी पीसने के लिए। तो यहां पर भी अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहां पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? सी और चिन की बात करें तो सर वहां पे सी और चिन में भोजन को चबाने और पीसने के लिए अत्यंत जटिल और मजबूत संरचना पाई जाती है, जिसको अरिस्टोटल लाल्टेन के नाम से जाना जाता है। दैट्स इट। ठीक है, ओके सर। बाकी अरिस्टोटल लाल्टेन के विषय में दोबारा से आपको क्वेश्चन के साथ में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने बना रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी बच्चों को मैं कंसेप्ट, वहां पे 5 दांत होते हैं उसके अंदर, वो चीजें आप लोग जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था आप लोग सीख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। पोलिकेटा, इसके अंदर जो फिल्टर फीडिंग मेथड, पोलिकेटा में जो आपका सस्पेंडेड फूड होता है, जो फिल्टर फीडिंग किस संरचना के माध्यम से होता है? मतलब पोलिकेटा ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत जो भोजन, जो फीडिंग मेथड होता है वो कौन सा होता है? फिल्टर फीडिंग होता है। फिल्टर फीडिंग याद है ना, पूरा का पूरा कंसेप्ट कितनी बार आया था हमारे कंसेप्ट में। तो ये फिल्टर फीडिंग जो है ना, ये फिल्टर फीडिंग करने के लिए कौन सा अंग होता है जो करता है?
यानी कि जो आपके पानी के अंदर सस्पेंडेड फूड पार्टिकल हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन से अंग के द्वारा करते हैं मेरे भाई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर पोलिकेटा वर्ग के जो सेंडेटरी जो कर्मी होते हैं या कीड़े होते हैं, उनके अंदर ट्यूब के भीतर रहने वाले, जो आपके ट्यूब के भीतर रहते हैं, उनके अंदर फिल्टर फीडिंग की विधि अपनाई जाती है। इसके लिए उनके पास विशेष रूप से आपके रूपांतरित क्या होते हैं? टेंटेकल्स होते हैं या रेडियोल्स होते हैं बच्चे। इनके माध्यम से वो क्या करते हैं? इनके माध्यम से फूड पार्टिकल्स को पकड़ के चिपका लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टार फिश के पाचन तंत्र में कितने प्रकार के स्टमक होते हैं? पढ़ा था आपने सर, 2 प्रकार के स्टमक होते हैं। तो बी आंसर आ जाएगा। स्टारफिश का जो पाचन है वो अच्छी खासा डेवलप होता है और उसके अंदर कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक 2 प्रकार के होते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। इनमें से कौन सा एक डेट्रीवोरस है, यानी मृत जीवों के ऊपर अपना भोजन करने वाला कौन है मेरे भाई? केंचुआ, जूं, गाय, शेर। मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा केंचुआ होता है। केंचुए को तो आपने प्रैक्टिकली देखा है। फिर बच्चे अब पोलिकोटा के विषय में। पोलिकोटा में यहां पर भी देखो निस्यंदक भोजन यानी फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग करने के लिए कौन सी संरचनाएं पानी से भोजन के कणों को छानने में मदद करती हैं? तो मेरे भाई अभी अभी आपने जो पढ़ा था टेंटिकल्स, जहां फिल्टर फीडिंग हो तो वहां पर टेंटिकल्स का यूज हो सकता है। तो यहां पर भी क्या आएगा? सी आंसर जो पीछे, और सी आंसर में आपको टेंटिकल्स ही मिलेगा या रेडियोल्स उसको दूसरा नाम होता है। देखो ये लिखा हुआ है, ऑप्शन में भी जाओगे तो ये रहा मेरे पास टेंटिकल्स या स्पेशल अपेंडेजेस बोल सकते हो, रेडियोल बोल सकते हो, इसी का नाम होता है। अगले पे आ जाओ। एकाइनोडर्मेटा में कौन सा वर्ग मुख्य रूप से फिल्टर फीडिंग विधि को अपनाता है? फिर से वही क्वेश्चन, एकाइनोडर्मेटा में जो अलग अलग कैटेगरी होती हैं और एनिमल्स की, उनमें से कौन सी कैटेगरी के एनिमल्स हैं जो फिल्टर फीडिंग के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं? तो मेरे भाई डी वाले आंसर में देखो, यहाँ पे क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया जो है इसमें आपका सी लिली आता है या फीदर स्टार शामिल होते हैं। ये मुख्य रूप से फिल्टर फीडिंग या हिंदी में कहेंगे निस्यंदक भोजन, इस मेथड से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं सर। फिर है सर अरिस्टोटल लाल्टिन। अब मुझे नहीं पता, इसका आंसर आप खुद बताओगे, किस प्रकार के भोजन के लिए अनुकूलित है? आज ये क्वेश्चन आया आप सभी के सामने। अरिस्टोटल लाल्टिन पाया जाता है, किस प्रकार के भोजन के लिए होता है? तो मेरे भाई ये मुख्य रूप से शैवाल और जो समुद्री घास है ना, उनको चट्टानों की सतह से खुरचने और काटने के लिए अनुकूलित होता है। और सी और चिन, आज एक क्वेश्चन आ रहा, सी और चिन का जब नाम पूछा था, इसके अंदर 5 दांतों वाले अंग का उपयोग करके समुद्री तल पे मौजूद वनस्पतियों को खाते हैं। हालांकि कभी कभी ये मृत पदार्थ को भी खा लेते हैं, लेकिन उनकी मुख्य भोजन जो है वो ग्रेजिंग होता है, जिसके लिए उनके दांत और जबड़े की संरचना विशेष रूप से डिजाइन की होती है। ओके सर, 14 नंबर है हीमोसाइनिन। किस जंतु समूह में हीमोलिम्फ में पाया जाता है? हीमोसाइनिन किस में होता है मेरे भाई? देखो हीमोसाइनिन, साइनिन शब्द जहां भी आ जाए तो मतलब नीला। साइनिन शब्द का मतलब होता है नीले रंग का कोई ना कोई पिगमेंट, कोई ना कोई आपका केमिकल है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, लाल रंग का प्रोडक्ट होता है, एक प्रोटीन होता है। साइनिन आज नीला, और नीला आप ध्यान रखना, नीला शब्द जहां भी होना तो नीला आपने सुना होगा कि जैसे ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, ऑक्टोपस भी ऐसा नीले कलर का होता है थोड़ा सा। उसी के साथ एक और आपका कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नीली इंक छोड़ते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में होते हैं ऑक्टोपस वगैरह? ये होते हैं सर आपके मोलस्का कैटेगरी के अंदर। तो इसका मतलब ये है सर कि हीमोसाइनिन कहाँ पाया जाएगा आपको? ये मोलस्का के अंदर पाया जाता है। एक तो यहाँ एक बार देख लेते हैं, हाँ ये रहा मोलस्का, बी ऑप्शन ही दे रखा है, तो मोलस्का में ही मिलेगा। अब गिल्स यानी गलफड़े वाले जो इनवर्टिब्रेट्स जीव है ना, उनके अंदर पक्ष माभिकाएं, पक्ष माभिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? ऑब्वियस सी बात है सर, पक्ष माभिकाएं मतलब जो सीलिया बोल सकते हो जिनको आप लोग, ये देखो मोशन तो करवाती ही करवाती मेरे भाई, उसके साथ में और क्या करती हैं? उसके साथ में सर देखो गिल्स वाले जो इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे मोलस्का हो गए, कुछ एनेलिडा हो गए, तो इनके अंदर जो गिल्स की सरफेस पर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो निरंतर गति तो प्रदान करते हैं। इस गति का मुख्य उद्देश्य होता है गिल्स की जो रेस्पिरेशन सरफेस है ना, उस पर पानी की एक निरंतर धारा बनाए रखना, उसके ऊपर से लगातार पानी बहता रहेगा, तो पानी के अंदर से वो शोषण करती रहेंगे। शोषण के लिए उनको उनको अपशिष्ट गैसों को बाहर छोड़ना और जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर लेना, ये काम उनका चलता रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? सी वाला आ जाएगा सर, ये जो लिखा हुआ है गलफड़ों पर पानी का प्रवाह बनाए रखना। इसके बाद है फिर
अब मकड़ियों के अंदर जो बुक लंग्स, बच्चे याद कीजिए, अलग से मैंने एक टेबल बना के लिखा था। मकड़ियों के अंदर बुक लंग में हवा का प्रवाह किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? तो हवा का प्रवाह करने के लिए समझिए, जो मकड़ियां होती हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए विशेष अंग बुक लंग्स पाए जाते हैं, जिनकी संरचना पुस्तक के पन्नों जैसी होती है, इसलिए इसको बुक लंग बोलते हैं। लेकिन इनमें गैसों का वास्तविक विनिमय विसरण द्वारा होता है। यानी गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन मेथड के द्वारा, विसरण के द्वारा होता है बच्चे, वास्तविक विलयन। लेकिन बुक लंग्स के भीतर हवा के प्रवेश और निकास के लिए मांसपेशियों की क्रिया की आवश्यकता होती है। जब मकड़ी की पेट की मसल्स संकुचित और स्थिर होती हैं, तो बुक लंग्स के वायु कक्षों का जो वॉल्यूम है उसको बदल देती हैं, और इस प्रेशर में परिवर्तन के कारण बाहरी हवा उसके स्पाइरेकल्स के माध्यम से अंदर खिंचती है और पुरानी हवा बाहर निकलती है। तो फाइनल आंसर क्या देंगे आप लोग? यहां पर देंगे सर, मसल्स के संकुचन से सारा काम होता है। मसल्स संकुचित होती हैं, फिर एक्सपेंड होती हैं, इसी से एयर भरती है बाहर से अंदर की तरफ। हालांकि एयर जो है वो डिफ्यूजन मेथड से अंदर आती है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर तब भरती है जब मसल्स उसकी कंप्रेस और एक्सपेंड होती हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोरिथ्रिन पाया जाता है? हीमोसाइनिन हमने बताया था, अब की बार बात आ गई हीमोरिथ्रिन। तो ये किस में पाया जाएगा मेरे भाई? ये आपका, ये देखो हीमोरिथ्रिन क्या होता है? एक बिना आयरन वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, एक आपका गैर हिम लोह युक्त शोषण वर्णक होता है। ये हीमोग्लोबिन से भिन्न है, क्योंकि इसमें लोहा सीधे प्रोटीन श्रृंखला से जुड़ा होता है, न कि आपका पोरफायरिन रिंग के माध्यम से। ये मुख्य रूप से समुद्री इनवर्टिब्रेट समूहों जैसे आपका साइपंगोलिडा या फिर प्रियोपुलिडा या कुछ आपका ब्रैकियोपोड्स का रक्त जो सेल होती हैं उनके भीतर पाया जाता है। ये वर्णक ऑक्सीजन रहित अवस्था में रंगहीन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद एक बैंगनी गुलाबी रंग का प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, किसमें होता है? ये डी वाला आंसर आ जाएगा, इस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है सर, ताजे पानी में रहने वाले जो प्रोटोजोआ हैं उनमें डिफ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है? डिफ्यूजन का जो मेथड है उसको कंट्रोल कौन करता है? किसके अंदर? प्रोटोजोआ, जो ताजे पानी वाले प्रोटोजोआ हैं। तो वहां पर सर आपका क्या होगा, एक बार समझ लेते हैं। ताजे पानी का जो वातावरण है अमीबा जैसे जीवों की तुलना में हाइपोटोनिक होता है। अब हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक है ना, या हाइपरटोनिक, तीन टर्म सुनी होंगी। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है बच्चे? हाइपो या हाइपर। हाइपो का मतलब होता है जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। जहां साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर कम है, अमीबा के अंदर ज्यादा है। ताजा पानी में साल्ट कम होता है, साल्ट कम है, तो वहां आपका क्या होगा, अमीबा की बॉडी से पानी बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, जिससे अमीबा संकुचित होकर टूट सकता है। तो इस बात को कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर कौन होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है, यही इस घटना को नियंत्रित करती है। वो अमीबा के अंदर साल्ट की मात्रा को बैलेंस करेगी, जिससे अमीबा के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब जो बच्चे सोचेंगे सर ये अंदर बाहर क्यों जा रहा है, तो भाई उसके लिए डिफ्यूजन सीखना पड़ेगा आपको, ऑस्मोसिस सीखना पड़ेगा। ये सारी बातें आप लोग सीखोगे तभी आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। मेल पिघियन नलिकाएं, मेल पिघियन ट्यूबुल्स आपने पढ़ा था, किस प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए यूज होती हैं? तो मेल पिघियन नलिकाएं मेरे भाई, देखो हमारे जो लैंड पे रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स है ना, उनके लिए है। देखो स्थलीय जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती पानी की कमी है, इसलिए जो इंसेक्ट हैं और कई हमारे लैंड आर्थ्रोपोडा है ना, वो यूरिकोटेलिक होते हैं। वे अमोनिया को यूरिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे पानी में लगभग अघुलनशील और बहुत कम जहरीला होता है। यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत कम या न के बराबर पानी की आवश्यकता होती है, और ये काम मेल पिघियन नलिकाएं आसानी से कर सकती हैं। 20वां है, अधिकांश समुद्री जो इनवर्टिब्रेट्स जीव हैं वो ऑस्मोसिस कंट्रोल के संदर्भ में क्या कहलाते हैं? यानी मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड व्हाट इन टर्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के बिहाफ पे जो समुद्री इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स, इनऑर्गुलेटर्स, या ओस्मो कन्फॉर्मर्स, या वाटर रेगुलेटर्स। तो भाई मेरे हिसाब से जो पहला आंसर आपने देखा है ओस्मो रेगुलेटर्स, देखो ये ओस्मो रेगुलेटर साइंटिफिक टर्म नहीं है, तो सर फिर सही आंसर क्या होगा? देखो अधिकांश जो समुद्री अकशेरुक है ना उनको ओस्मो कन्फॉर्मर्स, इसका अर्थ होता है कि उनके शरीर के तरल पदार्थों की कुल कंसंट्रेशन हमेशा बाहरी समुद्री पानी की कंसंट्रेशन के बराबर या आइसोटोनिक बनी रहती है। आइसोटोनिक का मतलब वही होता है, बराबर होती है। उन्हें अपने शरीर में पानी के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करने के लिए एक्टिव एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाहर और आंतरिक दबाव समान होता है।
ओके सर, ठीक है भाई, समझ गए सी वाला आंसर। फिर आपके पास मेटानेफ्रीडिया में पुनः एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ होती है? मेटानेफ्रीडिया के विषय में पूछा है, ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ होगी मेरे भाई? तो देखो भाई, ये आप देख समझिए एक बार, मेटानेफ्रीडिया क्या है? एक आपका जटिल प्रकार का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, जो केंचुए जैसा जो एनिलीड्स में पाया जाता है। जब नेफ्रोस्टोम यानी कीप जैसी संरचना होती है, ये आपकी बॉडी कैविटी से तरल पदार्थ इकट्ठा करता है, तो वह एक लंबी कुंडलित एक ट्यूब में से होकर गुजरता है। इस नलिका की दीवारें अत्यधिक वस्कुलर होती हैं और रक्त कोशिकाओं के संपर्क में रहती हैं। नलिका की दीवारें एक्टिव रूप से उपयोगी पदार्थों जैसे कि पानी, ग्लूकोज और साल्ट को दोबारा से अवशोषित कर लेती हैं, इन्हें वापस रक्त में भेज देती हैं। अतः केवल अपशिष्ट युक्त जो कंसंट्रेटेड यूरिन है, वही नेफ्रिडियोफोर के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? नलिकाओं की दीवारें होती हैं, इन्हीं के विषय में आपसे पूछा है। चलिए भाई, और ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़ा है ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, या जिसको पहले से आता है कंसेप्ट तो ये एमसीक्यू लगा सकता है। जो बच्चा बिल्कुल ब्लाइंड बैठा है, जिसको ना ये पता कि मेटानेफ्रीडिया क्या है, ना पता नलिका की दीवारें क्या है, ना ये पता कि हम इस यूनिट के अंदर आपके टॉपिक कौन कौन से दिए गए हैं जिसके ऊपर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे भाई फिर आप लोग अपने खुद के विचार बनाओगे, कभी बुक को गलत बताओगे, कभी सिलेबस को, कभी टीचर को। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो प्लीज स्किप द सेशन एंड डू व्हाट यू कैन डू। समझ गए बात को? जज करने से बेटर है फिर वो करें, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम लोग एक एक क्वेश्चन के ऊपर 10-10 मिनट करें, क्योंकि उसके लिए हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। कंसेप्टों पे जिसने मेहनत करी है और डेफिनेटली उसको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम किस थीम के ऊपर बात कर रहे हैं। अगले पे आ जाओ। ग्रीन ग्लैंड्स मुख्य रूप से किस प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करती है मेरे भाई? ग्रीन ग्लैंड्स पढ़ा था, किस में पाई जाती हैं, बता सकते हो? ये हमेशा कोई ना कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा ना, उससे संबंधित होती हैं। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा तो मेरे भाई एक बात समझना, देखो कहाँ है ये जैसे झींगा हो गया, जैसे क्रिस्टेशियंस हो गए, इनमें पाई जाती है। ये जीव जलीय वातावरण में रहते हैं, इसलिए अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसके द्वारा किस चीज का उत्सर्जन होगा? अमोनिया का। जहां जल ज्यादा वहां अमोनिया का उत्सर्जन होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है तो अमोनिया छोड़ेगा, जो स्थल पे रहता है और उसको पानी की बहुत एक्सट्रीम कमी है, फिर वो यूरिक एसिड छोड़ेगा। समझ गए बात को? फिर वो यूरिक एसिड छोड़ेगा। और जो स्थल पे रहता है और पानी की बहुत ज्यादा कमी भी नहीं है, वो आपका यूरिया छोड़ेगा। ध्यान रखना बच्चे इस बात को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जंतु ग्रुप में नर्वस सिस्टम का नेटवर्क पाया जाता है? यानी तंत्रिका जाल प्रकार का, मतलब बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है, बस एक न्यूरॉन से बना हुआ नेटवर्क किसमें पाया जाता है? तो मेरे भाई निडेरिया, मैंने बताया था आपको, याद होगा मैंने कहा था पोरीफेरा में होता ही नहीं है, लेकिन निडेरिया ऐसे पहला फाइलम होता है जहां से नर्वस सिस्टम की शुरुआत होती है, और उनमें सिंपली क्या होता है कि नेटवर्क पाया जाता है आपका। तो सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड ये रहा। फिर गेंजलिया यानी तंत्रिकाओं के गुच्छिकाएं, तंत्रिकाओं के गुच्छे, ये थोड़ा डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। ये तंत्रिका तंत्र में क्या करता है मेरे भाई? संवेदी सूचनाओं का संचार करता है, मोटर संकेतों का उत्पादन करता है, सूचना प्रसंस्करण केंद्र है, शोषण नियंत्रण। देखो जहां पे गेंजेलिया होता है, गेंजेलिया का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आई है, जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आई है उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर डिसीजन लेता है कि हमारी बॉडी को क्या करना है। तो सबसे मेन काम होता है प्रोसेस करना। अब देखो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ, सी में, ये रहा, सूचना प्रसंस्करण केंद्र के रूप में, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने का काम करता है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है। 25वां देखो, इनमें से किस जंतु समूह में सीढ़ी नुमा, लो भाई, लेडर लाइक, लेडर के जैसा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब लेडर लाइक स्ट्रक्चर के लिए याद रखो आप, प्लेटी हेलमिंथिस विशेष रूप से प्लेन एरिया में तंत्रिका तंत्र का एक अधिक संगठित और विकसित होता है, जिसको हम सीढ़ीनुमा तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बाकी तुम्हारा मन करे तो आगे की चीजें पढ़ो मेरे भाई, और पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं।
आप ध्यान रखिएगा। अभी प्रैक्टिस एग्जाम से पहले आपकी और भी होनी है। अभी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर एग्जाम के पास में हम लगातार सभी यूनिट्स को 2-2 3-3 बार एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम एक बार कंसेप्ट के बिहाफ पे कर रहे हैं। कंसेप्ट आपने पढ़ा तो क्या जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे, वो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उनसे रिलेटेड है या नहीं है? तो डेफिनेटली बच्चे उनसे रिलेटेड हैं। जिसने मेहनत करी है वो आपका पक्का बता देगा। ठीक है, तो ये थे बच्चे आज के क्वेश्चन हमारे। इसके बाद आप सभी से मुलाकात होगी अगले सेशन में। जय हिंद भाई।